So, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are discussing about the class 10th civics portion. जो आपका फर्स्ट टर्म में आपका सिलेबस आ रहा है जो है पावर शेयरिंग एंड बेल्जियम वाला जो आपका पावर शेयरिंग जो बेल्जियम वाला आपका चैप्टर है और फेडरलिज्म जो आपका चैप्टर है उसमें से हमारा दो चैप्टर्स आ रहे हैं. ये दो चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं किसमें हमारे टर्म फर्स्ट में फॉर बोथ क्लास 10th. ओके, तो फर्स्ट में आपका आ रहा है पावर शेयरिंग में बेटा केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म में आ रहा है बेटा व्हाट इज फेडरलिज्म, यही क्वेश्चन है. और हाउ इंडिया मेक अ फेडरल कंट्री, हाउ इज अ फेडरलिज्म प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. सिर्फ इतना हमारा टॉपिक आ रहा है और आपके जो इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इतना इजी चैप्टर आपको ये लगेगा ना. आई स्वेयर बहुत इजी चैप्टर्स है दोनों और इसी वीडियो में हम दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे. बिल्कुल वन शॉट में आपको मैं समझा दूंगी और आपको मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. जो टॉपिक आपको सिर्फ जितना टॉपिक पढ़ना है उसी में से क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता है. तो एसएसटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मैंने भी अपने बोर्ड्स में 91 स्कोर किया था 10th में. या यू हियर्ड इट करेक्ट. अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी 10th का रिजल्ट भी डाल दूंगी. अगर आप उसे चेक करना चाहें, अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी, कमेंट करके बता दीजिएगा. So without wasting any time, let's get started to chapter power sharing and federalism. So now power sharing है, यहां पर एक इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, इसे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है. अब आपको मेन पढ़ना क्या है बेटा, यहां पर हमारा जो मेन आएगा वो ये है बेटा बेल्जियम एंड श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन. एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. अगर आपको यहां पर थोड़ा स्क्रीन जो है वो ब्लर दिख रहा हो या आपको करेक्टली नहीं दिख रहा हो क्योंकि बहुत ओल्ड बुक है, हो सकता है आपके में कोई चेंजेस हो, तो अपनी बुक को खोल कर बैठे, एक पेन और एक छोटा सा पेपर लेके बैठे अपने साथ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने यारों दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना जिससे आगे जो मैं वीडियोस बना रही हूं उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास फटाफट से आ जाए. ठीक है, ऐसी ही मैं एसएसटी की चारों सब उसकी वीडियोस बनाऊंगी और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है. सो टाइम नहीं बचा यार, 3 से 4 महीने आपके पास केवल बचे और आपको गवर्नमेंट का नहीं पता कि वो कभी भी अनाउंस कर सकती है. तो हम टॉपिक से भटक रहे हैं, तो ना भटकते हुए फटाफट से आपको स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम एंड श्रीलंका. यहां पर बेटा बात किसकी होने वाली है, एक बेल्जियम होने वाला है, एक श्रीलंका होने वाला है. बेल्जियम में हम उसकी कैपिटल की भी बात करेंगे. यू मेड इट करेक्ट, बेल्जियम तो करेंगे ही करेंगे उसकी बात, हम उसमें किसकी बात करेंगे, इसकी कैपिटल की भी बात करेंगे. कैपिटल कौन है, ब्रुसेल्स. बेल्जियम की कैपिटल कौन है, ब्रुसेल्स. 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज अ बेल्जियम और कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स है. ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि यहां पर कुछ उल्टा केस है. क्या उल्टा केस है अभी आप पढ़ेंगे. अगर आपको लाइन बाय लाइन पूरा थरली नहीं पढ़ना है तो एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है फेडरलिज्म की भी और पावर शेयरिंग की भी, दोनों चैप्टर मैंने करा दिए 1 शॉट में, वो भी आप देख सकते हैं. बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेटा यहां पर हमने क्या बताया, बेल्जियम की कैपिटल कौन है, ब्रुसेल्स. यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर एक ऐसी चीज हुई कि मतलब यहां पर हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, यहां लोग किस तरीके से डिवाइडेड है, यहां लोग किस तरीके से डिवाइड हुए हैं. तो डिवाइड कैसे हुए हुए हैं, बेल्जियम जो है 59% ऑफ पीपल जो है वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे और वो क्या बोलते थे, डच बोलते थे. यहां जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसे ध्यान से देखो, 59% of peoples live in Flemish region and speak Dutch language.
59 पीपल्स कौन थे? फ्लैमिश में थे और डच बोलते थे। 59 पीपल्स फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे, ठीक है। अनदर 40% ऑफ पीपल स्पीक बेल्जियन बट जर्मन थे। इधर देखो, यहां पर हमने क्या बताया, 59% ऑफ पीपल जो थे वो फ्लैमिश बोलते थे, 40% ऑफ जो पीपल थे वो वोलाइना रीजन में रहते थे और क्या बोलते थे बेटा? फ्रेंच बोलते थे, और 1% जो पीपल थे वहां बेल्जियम में वो जर्मन बोलते थे। 59 क्या बोलते थे बेटा? डच। 40% क्या बोलते थे? फ्रेंच। 1% जो थे वो जर्मन थे, ठीक है। ये हुई किसी कहानी? अपने बेल्जियम की, ठीक है। अब बात आती है बेटा, मैंने क्या बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जल्दी बताओ, कि बेल्जियम के साथ ब्रुसेल्स की भी यहां बात होगी, तो वो ब्रुसेल्स क्या है? इसकी कैपिटल है, लेकिन जर्मन इन कैपिटल बेटा, उसमें 80% जो लोग थे वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। 80% फ्रेंच थे और जो 20% थे वो क्या थे? डच थे। यार थोड़ा उल्टा लग रहा है कि भाई वहां पर 59% ऑफ पीपल जो थे वो क्या थे बेटा? वो जो थे डच थे। कहां पे? बेल्जियम में। लेकिन यहां तो अलग ही चल रहा है, वहां 80% जो थे फ्रेंच थे, ठीक है। कंट्री में जो मेजॉरिटी थी उसकी स्पीकर्स की, वो कैपिटल में नहीं थी। बात तो ये इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं कि जो वहां पे जो कहानी थी वो वहां से उल्टी थी, बिल्कुल, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे बात आती है बेटा, यहां तक इस आपका ये जो आपका पैराग्राफ है, ये जो मैंने यहां पे लाइन खींची, इस पैराग्राफ में से आपका केवल क्या इंपॉर्टेंट है? ये पार्ट। फटाफट से बुक में मार्क करो, ये पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसका अड़ंग सड़ंग वड़ंग कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, कर लिया फटाफट से? बताओ, फटाफट से हाईलाइट कर लिया? चलो, अब बात करनी है हमें किस चीज की? अब हमें जाना है कहाँ जाना है? श्रीलंका। लंका कहाँ है? जहां पे हनुमान जी ने आग लगा दी थी, वो वाली श्रीलंका। तो बेटा श्रीलंका क्या है? श्रीलंका की भी थोड़ी बहुत अलग कहानी चल रही है भाई। यहाँ प्रॉब्लम है, हमने समझ लिया भाई, प्रॉब्लम तो अभी यहाँ है, इसका सॉल्यूशन हम वीडियो में देख रहे हैं भाई, अभी चलेंगे आगे। यहाँ अभी प्रॉब्लम है, हमने समझ लिया कि यहाँ प्रॉब्लम अभी है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई? श्रीलंका में क्या हुआ बेटा? श्रीलंका में 74% पीपल जो थे वो क्या बोलते थे? 74% पीपल जो थे वो सिन्हाला बोलते थे, ठीक है। और 18% जो पीपल थे वो तमिल बोलते थे, ठीक है। उसमें से 13 जो थे, ये जो 18 है ना, इसमें जो 13% पीपल थे वो तो श्रीलंका के थे। 13% जो पीपल थे वो श्रीलंका, ये ब्रीफ करके बता रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। 74% पीपल सिन्हाला बोलते थे, 18% पीपल तमिल बोलते थे, और उन 18 में से 13% पीपल जो थे वो तमिल के थे। तो भाई 18 में से 13 गया तो 5 बचा भाई। 5 कौन थे बेटा? 5 थे इंडियन तमिल्स। 5 जो थे वो थे इंडियंस तमिल्स, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स थे 13% और 5% जो पीपल थे वो थे हमारे कौन से? इंडियन तमिल्स। उसमें से अब जो आता है, अब 7% बचा। 7% ऑफ पीपल जो थे वो क्रिश्चियन बोलते, मतलब वो दोनों बोलते थे, सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या बनता है बेटा? ये वाला जो 18% है ना, उसमें से बताओ तमिल नेटिव्स कौन है और तमिल इंडियन तमिल्स कौन है? तो बेटा श्रीलंकन तमिल जो होते हैं वहां पर श्रीलंकन तमिल्स ही आपका लिखा हुआ आएगा, कोई अलग वर्ड नहीं लिखाएगा। श्रीलंकन तमिल्स कौन से होते हैं बेटा? 13%। और तमिल नेटिव या इंडियन तमिल्स आ जाए तो बेटा हमारा कौन सा है? हमारा परमानेंट है 5, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट जो टॉपिक था केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, खत्म, यही खत्म, ठीक है।
अब हमें इसमें एक सब टॉपिक है, वो है बेटा हमारा मेजॉरिटलिज्म। मेजॉरिटिज्म क्या होता है बेटा? मेजॉरिटिज्म क्या, एक यहाँ पर इसका डेफिनेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर इसकी हमें यहाँ पर एक बात करनी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये हमने ये करा ना, ये वाला हमें ये यहाँ तक हमने समझ लिया। हमने क्या समझा अभी तक, हम एक बार रिकॉल करा लेते हैं आपको कि हमने अब तक समझा क्या है, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। हमने अभी तक ये पढ़ा है बेटा कि उसकी एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की, श्रीलंका की हमने पढ़ ली। अब जो हमारा कहानी आती है, अब हमें पढ़नी है बेटा मेजॉरिटलिज्म। मेजॉरिटिज्म क्या होती है? अ बिलीफ that a majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the need of the minority। इसका मतलब क्या है बेटा? उससे एक बिलीफ है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो कंट्री पे रूल करेगी बाय डिसरिगार्डिंग द पीपल्स। उनकी विशेष को ध्यान नहीं देना कि भाई वो क्या चाहते हैं, प्रजा क्या चाहती है, उस पे उन्हें ध्यान नहीं देना। उन्हें ध्यान क्या देना है कि उनकी कंट्री किस तरीके से रूल करेगी, उनकी कंट्री किस तरीके से रूल करेगी, उन्हें उस पे ध्यान देना है, ठीक है। अ बिलीव दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड ऑफ द मेजॉरिटी। ये जो इसका है, इसमें ये क्या है बेटा? श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका की बात हो रही। इन्होंने क्या करा बेटा? इन्होंने क्या करा 1956 में एक लॉ पास करा दिया। उसमें बोला कि उन्होंने इंग्लिश को रिप्लेस कर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। श्रीलंका में उन्होंने इंग्लिश को हटा के क्या करा बेटा? सिन्हाला को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। वहां की क्या बना दिया बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब द गवर्नमेंट follow the prudential policy the favored Sinhala applicants for the university positions and government jobs। यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स मतलब सिर्फ सिन्हाला स्पीकर जो थे उन्हें ही गवर्नमेंट जॉब दी जा रही थी। उन्हीं के बच्चे जो थे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। उन्हीं के जो वो थे, उन्हीं के सिन्हाला एप्लीकेंट जो थे, उन्हें प्रूडेंशियल पॉलिसीज का फायदा हो रहा था। किन्हें? सिन्हाला को। उन्होंने मेजॉरिटिज्म क्या कहता है भाई? ये कहता है कि कंट्री को रूल करना है, वो किसी भी वे में करे, ठीक है। उन्हें कंट्री को रूल कराना है, वो किसी भी वे में करे, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि वो रूल कर रहे हैं वो किस तरीके से रूल, ठीक है। रूल किस वजह से कर रहे हैं बेटा? रूल ही इसी वजह से कर रहे हैं कि वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, क्या सिटीजन्स चाहते हैं। उन्होंने क्या करा 1956 में एक एक्ट पास करा जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सारी की सारी प्रूडेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट जॉब्स जो थी, यूनिवर्सिटीज जो थी, उन्हें क्या हुआ? सिन्हालाज ही प्रेफर कर सकते थे। उन्होंने सारी डिनाइल कर दी। किस चीज की डिनाइल? द सिटीजनशिप्स ऑफ तमिल्स की सब चीजें हटा दी। तमिल्स ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी मांगा था, लेकिन उन्हें वो भी नहीं गिवन। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? यहां से आता है मेजॉरिटिज्म का क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है और ये जो पैराग्राफ बताया है, बस दैट्स इट, हाईलाइट करके रखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मतलब बेटा एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी यहाँ पे बेल्जियम में कैसी कहानी सुलझी। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कहानी बिगड़ गई थी ना कि भाई इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है। इन्होंने क्या करा भाई, सिन्हाला को सारी अच्छी चीजें दे दी और उन्होंने काम खत्म कर दिया। बेल्जियम में क्या करा, बेल्जियम वालों ने क्या करा बेटा, बेल्जियम वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें बोला कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे। भाई बात बहुत ही बढ़िया हो गई। जब भाई आपके घर में बनी है मैगी, आपके ब्रदर को और आपकी सिस्टर को जो है सेम मिली है, तो झगड़ा ही नहीं होगा।
और अगर बाय चांस आपकी मम्मी ने, आपकी मदर ने आपके ब्रदर को ज़्यादा दे दी तो भाई सिविल वॉर हो जाएगा भाई, वॉर हो जाएगा भाई घर में, है ना। तो बेटा क्या हुआ, उन्होंने डच और फ्रेंच वालों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। किसमें? फ्रेंच स्पीकर्स, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। क्यों? Many powers of the central government are given to the state government of the two regions of the country. ठीक है, the state government cannot subordinate to the central government. क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर जो थी वो क्या हुई, स्टेट गवर्नमेंट में दे दी गई। Many powers of the central government are given to the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कम पावरफुल होती है। बेटा मेरी पावर खत्म नहीं होनी चाहिए, आप भी बिल्कुल बोर मत होइए, फटाफट से वीडियो आपको आगे तक देखो, आज ही पूरा ये खत्म करके जाना है आपको। ओके, सो बोर नहीं होना, ठीक है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विच इज, ब्रुसेल्स की भी कहानी हमें यहाँ तो देनी है। ब्रुसेल्स में क्या था बेटा, 80% जो थे वो डच थे और 20% फ्रेंच थे। तो यहाँ क्या हुआ, सॉरी 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। या ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड द बोथ द कम्युनिटीज हैविंग अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों गवर्नमेंट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब यहाँ पर आता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी बेटा, कौन सी गवर्नमेंट बनाई गई? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या रोल था बेटा? कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो हमारे वो बोलती है कि एक लैंग्वेज से आप बिलोंग करो। क्या मतलब है इसका? कि मतलब द कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल्स बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज, केवल वन लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, नो मैटर वो जर्मन स्पीक हो या फिर डच हो या फ्रेंच हो, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम इस सब चीज़ से वर्क करते हैं। और ये किस चीज़ से रिलेटेड वर्क करते हैं बेटा? कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, इन सब रिलेटेड इश्यूज से वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका सिर्फ आपको क्या याद करना है बेटा, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको एनसीईआरटी में दिख जाए ना, छोड़ के नहीं जाना उस क्वेश्चन को, बस इतना समझ लो। और बेटा आपको बुकिश लैंग्वेज यही वाली याद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ एसएसटी लर्निंग होता है पूरा। अब आपको क्या हो सकता है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे कर सकते हो आसानी से। लेकिन आप भी कोई गाइडेंस लैंग्वेज मत यूज करना, गाइड की लैंग्वेज यूज मत करना। देखो जो आप गाइड्स लेते हैं ना, ऑल इन वन या अदर आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने एनसीईआरटी करी थी, मैं आपको बता रही हूँ, मोर देन इनफ होती है ये। और जो मैं आपको वीडियोस बना रही हूँ वो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड से एक दिन पहले भी देख रहे हैं ना वीडियो, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। चलो अब आगे बात करते हैं। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? यहाँ तक हमने सिर्फ क्या देखा है बेटा, केस स्टडीज पूरी पढ़ ली। अब यहाँ पर देखते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मे बी शायद आपका ये ना है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल पढ़ना है बेटा। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग बेटा एक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई एक मैगी की प्लेट ये है आपके पास और आपके पास दूसरी मैगी की प्लेट आपके ब्रदर के लिए यहाँ रख दी। तो अगर दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों एक दूसरे से डिट्टो हैं बिल्कुल और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, तो लड़ाई नहीं होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपको बाय चांस अगर आपके पेरेंट्स ने आपके उनको ब्रदर को ज़्यादा दे दी, समझ रहे हो ना, ज़्यादा दे दी, तो क्या होगा बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास कैप है, इसके पास कैप नहीं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि बेटा पावर शेयरिंग जो है वो एक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम लिख सकते हैं। पावर शेयरिंग होती है बेटा, पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो बेटा कहाँ पे, हर जगह हो सकती है। हम मान लो जैसे एक मतलब वो गिवन है कि भाई इतना एक पूरा एक एरिया ऑफ कंट्रोल गिवन होता है, ठीक है, जुडिशरी जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो सब हमें गिवन होता है, सब चीज़ें
प्रॉपर डिफाइंड वे में होती हैं तो हम उसे इस तरीके से पावर शेयरिंग, एक स्टेबिलिटी भी डिफाइन करती है कहाँ पर, किस एरिया में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एरियाज। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आते हैं बेटा, एक तो प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन। बेटा प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन का क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन में बहुत बार आता है। तो प्रूडेंशियल रीजन बेटा क्या होते हैं, प्रूडेंशियल रीजन एक बहुत अच्छी या फिर एक क्या कह सकते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल रीजन बेटा क्या होता है, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रूडेंशियल रीजन जो होता है बेटा हेल्प करता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें ना बहुत सारे, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, ये आप फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, मोरल रीजन क्या होता है बेटा, मोरल रीजन क्या होता है, एक बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, बेसिक स्पिरिट मतलब वो आपके मोरल वैल्यूज पे वर्क करती है। ठीक है, ये मोरल रीजन मोरल वैल्यूज पे वर्क करते हैं, और ये जो होते हैं ये पीपल के द्वारा चुनी जाने वाली गवर्नमेंट होती है, और जो वहाँ पर गवर्नमेंट और इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, सोशल ग्रुप्स, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल ग्रुप्स में भी ये बहुत ज़्यादा कम करती है। ठीक है, आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कोई वो नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है बेटा, ये आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड। अब यहाँ जाता है बेटा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी। ठीक है, ये एक पैन रखा है, ये एक पैन रखा है, कैसा रखा है ये, कैसे ऐसे मतलब किस तरीके से रखा है ये पैन, ये पैन मैंने किस तरीके से रखा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है बेटा। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दो पावर शेयरिंग होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ, ऐसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल में हमारी तीन होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या होता है बेटा, लेजिस्लेचर जो हमारे लिए लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो उन सब चीज़ों को मैनेज करती है, उन सब चीज़ों को देखती है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं लॉ या नहीं हो रहे, इन सब का ये होता है। इसमें क्या होता है, एक पूरे प्लेन पे एक पावर शेयरिंग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी एक ही प्लेन पे वर्क कर रहे हैं वो, लेकिन जो ये दूसरे होते हैं ये चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं इसको। चेक एंड बैलेंस मतलब जो लॉ जिसने लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट करा, जुडिशरी क्या करेगी, उन दोनों को देखेगी। एग्जीक्यूटिव वाला जो होगा वो देखेगा भाई लॉ कैसे बन रहे हैं उसे, तभी तो एग्जीक्यूट करेगा वो। तो ये क्या होता है बेटा, चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम होता है कि दोनों एक दूसरे को, ये तीनों एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए चेक होता है। तो ये दोनों तीनों अपनी उसको बैलेंसिंग करके सब अच्छे तरीके से बनाकर रखते हैं। अब दूसरा आता है बेटा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वोटा सेकंड मैं गलत बोल गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट जो बेटा एक पूरी कंट्री के लिए होती है तो उसके पास ज़्यादा पावर होंगी। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है तो उसके पावर उससे कम पावर होंगी। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है इसके पास सबसे कम पावर होती है, जो पंचायत लेवल पे होते हैं ना, पंचायत म्यूनसिपल लेवल पे, ये होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट तक होती है। अब इसमें हमें से ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस आता है बेटा, इसके अलावा हमें कुछ भी याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कभी भी इससे कुछ और नहीं आता, सिर्फ दोनों का डिफरेंस आता है बस। आपको इससे ज़्यादा याद करने की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। और इसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग पावर्स होते हैं, तो ये जो होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। यहाँ हमारा चैप्टर जो पावर शेयरिंग है वो ख़त्म हो जाता है। अप्रॉक्स हमें 20 to 25 मिनट्स इसमें लगे हैं बनाने में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट्स में एक चैप्टर लाइन बाय लाइन हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन करेंगे
जो आपको करके जाने हैं, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम एंड श्रीलंका, and accommodation of Belgium, majoritism in Sri Lanka and forms of power sharing. That's it. बस आपको इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके ले जाने हैं। और आपको एक क्वेश्चन और है जो प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन जो डिफरेंस है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यू गॉट फुल मार्क्स इन दिस होल चैप्टर। ओके, नाउ फेडरलिज्म। बेटा फेडरलिज्म क्या होता है, जो मैं आपको हाईलाइटेड दिखा रही हूँ ना बेटा, वो तो आप अपने बुक में हाईलाइट कर लो। अगर आप ये भी करके चलेगा ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेडरलिज्म क्या होता है बेटा, फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर जो होती है शेयर्ड होती है सेंट्रल अथॉरिटीज और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, ठीक है। इसका डेफिनेशन यहाँ पर है, इन फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पर मैं पहले से ही नोट डाउन कर बैठी हूँ, लेकिन मे बी शायद ये आपके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्हाट इज फेडरलिज्म आ रहा है, फिर हमारा चैप्टर आ रहा है हाउ फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस्ड, ये वाला टॉपिक आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सो इसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं या ना बताऊं, आई डोंट नो, फिर भी चलो थोड़ा सा बता देती हूँ यहीं फेडरलिज्म से रिलेटेड। फेडरलिज्म क्या होता है बेटा, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जो एक अथॉरिटी के अंडर काम कर रही होती है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आ रहा होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी, लेकिन मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे अभी थोड़ा चेक आउट करना पड़ेगा। वैसे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने हमें PDF प्रोवाइड करा है उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं हमारा, व्हाट इज फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, हाउ इंडिया फेडरल कंट्री एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। इतना है हमारे पास, हाउ इंडिया ऑफ फेडरल कंट्री, ये हमारा टॉपिक है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आती है। बेटा यूनियन लिस्ट वो होती है जो एक इंडियन सब्जेक्ट जो जिसमें हमारा डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, कंट्री, इसे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको उसको रटना है। इसमें 3 पॉइंट को अपन अंडरलाइन करके बैठे रहो, ठीक है। यहाँ मैं समझा देती हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा। यूनियन लिस्ट क्या होती है बेटा, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कंट्रीज से रिलेटेड, करेंसी और कम्युनिकेशंस पे रिलेटेड होती है यूनियन लिस्ट। और ये होती है, ये इसमें हमारे जो होता है ये यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। कंटेन सब्जेक्ट्स लाइक स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है बेटा, तो बेटा कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड करती है बेटा हमारा दोनों ही, इस पे वर्क कर सकते हैं, स्टेट और यूनियन लिस्ट हमारी, ठीक है। इसमें हमारी एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सजेशन से रिलेटेड हमारी कुछ जो होती हैं, इससे हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो काम करती है। अब इसमें हमारी एक और लिस्ट आती है जो किसी बुक्स में मेंशन होती है, किसी बुक्स में नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, रेसिडरी सब्जेक्ट्स। रेसिडरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने के बाद आए हैं, जैसे इंटरनेट, गूगल, ये सब जो है हमारे रेसिडरी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस आ सकता है बेटा यूनियन, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट यूनियन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों आप कर सकते हैं। इसका मैंने बता दिया आपको यहाँ पर क्या आ सकता है, ये तो बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को बहुत भारी भी लगता है, शायद मम्मी भी लगता हो, ठीक है, लेकिन मेरे टाइम पे तो ये बहुत इजी सा मुझे लगता था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एक 1947 के आसपास इन्होंने जो है एक कंट्रीज, इसके आसपास इन्होंने क्या करा बेटा, जो बहुत सारी कंट्रीज थी उन्हें उनके किसी मतलब एक क्रिएट करा उन्होंने, न्यू स्टेट्स को बनाना शुरू करा। किस स्टेबिलिटी पे, उनकी लैंग्वेज, उनके कॉमन कल्चर, जैसे तमिल है तो तमिल जो होते हैं वो तमिलनाडु में रह रहे हैं, वो तमिल बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से ज्योग्राफिकल एथनिक कंपोजिशन बनाई गई,
ठीक है, इन्होंने हमारे इंडिया में, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट्स में बताती हूँ वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, बोला लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हम किसी भी लैंग्वेज को हम एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला कि एक ऑप्शनल लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, 22 ऑप्शनल लैंग्वेजेस मिलेंगी, जिसमें आप अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं कि हमारे पास राइट है 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया ने हिंदी को जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, यह हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा नहीं। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इंडिया ने कोई भी किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियली जो है क्या नहीं करा बेटा, उन्हें दर्जा नहीं दिया। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या हुआ बेटा, इम्प्रूविंग सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन में क्या हुआ बेटा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ बोला कि उन्होंने एक जुडिशरी कंप्लीट एक एरिया ऑफ कंट्रोल बनाना शुरू करा, जिससे रिलेटेड इन्होंने बात करी। ठीक है, उसमें एक एरिया ऑफ कंट्रोल बनाया कि आप इसे वैसी एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं, या आपका एरिया ये है, तो इससे रिलेटेड इनका वर्क हुआ। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसे अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका मेन टॉपिक आने वाला है बेटा वो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया है। जैसे ही आपको ये आपको पॉइंट दिख जाना, ये आपको दिख जाने चाहिए, एग्जाम में ज़रूर आने वाला है क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या होता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाना, किसे कहते हैं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पे ही हैं, तो उनकी पावर्स थोड़ी बढ़ा दी जाए तो वो इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके सेंटर और स्टेट तक बात ना पहुंचे, बस इतना इनका मोटिव है। और इन्होंने फिर इसमें क्या करा, इन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ 1992 में वो बोला, उन्होंने कुछ लॉज निकाले, उसमें बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी कर दिया है क्या, कि जो है रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडीज के साइड पे भी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज की साइड पे भी एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, और इक्वल जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन वो इलेक्शन जो होंगे वो ज़रूर होंगे। सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी, किस चीज़ के लिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट यानी एसटीज, एससीज एंड ओबीसीज के लिए। क्यों, और 1/3 जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए भी। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट और पंचायती और म्युनिसिपल लेवल पे जो है इलेक्शन कंडक्ट कराते थे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर करती थी पावर्स टू रिज्यूम विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी द नेचर शेयरिंग वेरिंग एंड द स्टेट टू स्टेट्स। जो होते थे कुछ जो रिव्यूज होते थे या फिर जो रिक्वायर्ड पावर्स होती थे वो शेयर की गई स्टेट बॉडीज़ के, गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोकल लेवल पे, जिससे जो है वो प्रॉब्लम जो है वहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पंचायती और म्युनिसिपल लेवल पे थोड़ा बहुत आपका आता है। जिला परिषद आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ये वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। जिला परिषद जो होता है बेटा, जो एक पॉलिटिकल हेड होता है उसका, वहाँ पर जिला में वो होता है जिला परिषद। एक बिग सिटीज़ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनते हैं, जो एक म्यूनसिपालिटीज़ या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है, जो इलेक्शन बॉडीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो हमारे लिए होते हैं इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज इन द मेयर भी हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है। ठीक है, व्हाट इज मेयर, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज एन ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं मेयर। और एक फ्यू ग्राम पंचायत से रिलेटेड भी हमारे पास ग्राम समिति बनती है, जो थोड़े बहुत ब्लॉक या फिर मंडल्स हम बोल सकते हैं, ब्लॉक्स या फिर मंडल्स, पंचायत मंडल, पंचायत समिति या पंचायत ब्लॉक आप इस तरह से बोल सकते हैं। सो ये चैप्टर भी हो गया हमारा यहीं कंप्लीट। ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी फास्ट किया। इससे आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हाउ इन फेडरल कंट्रीज प्रैक्टिस इन इंडिया, व्हाट इज फेडरलिज्म। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन आ सकता है हमारा जो हमारा वो है जो है हमारा ओके मैंने यहाँ पे बताया नहीं बता दिया यहाँ पर फेडरल कंट्री। ठीक है, बस आपके इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इससे रिलेटेड एक वीडियो बन चुकी है। अगर इससे भी डिटेल में आपको सब कुछ चाहिए तो डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप देख लो अगर आप चाहते हैं देखना तो। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए।
थोड़े दिनों में मैं हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, सबका एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ऐसा ही अगर आप चाहते हैं, इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।